नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज से हम विश्व इतिहास की एमसीक्यू की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और जिसमें मेरा आज का जो पहला लेक्चर है ये पुनर्जागरण के ऊपर है, रेनेसां पीरियड के ऊपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेनेसां इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन या इंग्लिश? तो रेनेसां की शुरुआत यूरोप से होती है, जैसा कि हमको सबको पता है। यूरोप से इसकी शुरुआत मानी गई है रेनेसां। रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण है, रीबर्थ बोलते हैं इसको, रीबर्थ। यानी कि यूरोप जो है वो सोया हुआ था और वो अपनी निद्रा से जागा, ऐसा इसका मतलब है। तो ये जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड द वर्ड रेनेसां फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? वेसरी, दिदरो, फ्रांसिस बेकन या फिर पेट्रार्क? तो इसमें जो भी ये नाम दिए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जैसे वेसरी हैं, वेसरी ने एक पुस्तक लिखी है लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, इनकी बुक का नाम है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लाइफ ऑफ आर्टिस्ट इसकी बुक है, तो वेसरी ने लिखी है। लेकिन लिटरेचर के फील्ड में दिदरो ने इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था, प्रथम प्रयोग जो है वो दिदरो ने किया था इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। अगर हम साहित्य के विषय में अगर हम जाने तो दिदरो ने इसका इस्तेमाल किया था। और वहीं पे फ्रांसिस बेकन ने इसी शब्द का इस्तेमाल इन द फील्ड ऑफ साइंस किया है, साइंस के फील्ड में इस शब्द का इस्तेमाल किया है फ्रांसिस बेकन ने। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और ये कहते हैं इतिहास जो है वो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये इनका एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेट्रार्क जो है, अब ये पेट्रार्क जो थे इनको अर्लीस्ट ह्यूमैनिस्ट बोलते हैं, इटली के थे ये पेट्रार्क, इटली। कई बार आपसे देश पूछ लेंगे कौन किस देश का है, तो पेट्रार्क जो थे ये इटली के थे और इनको मानवतावाद का जनक बोला गया, यानी कि पेट्रार्क जो है इनको बोला गया है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो ये जो वन लाइनर्स हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम देखें, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वन लाइनर मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स तो देखने को जल्दी नहीं मिलते एग्जाम्स में। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीजीटी एग्जाम है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म इन द टाइम पीरियड ऑफ रेनेसां, मतलब पुनर्जागरण के समय में किसको मानवतावाद का जनक बोला गया? तो पेट्रार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेसरी। नेक्स्ट, हु रोट नोवम ऑर्गेनुम? नोवम ऑर्गेनुम जो है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है फ्रांसिस बेकन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांसिस बेकन ने बोला है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। और इसके अलावा इनकी और भी एक कृति है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये महत्वपूर्ण किताब है, फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। और इसके अलावा इनकी एक और लिटरेचर पूछी जा सकती है, न्यू एटलांटिस। तो न्यू एटलांटिस, नोवम ऑर्गेनम और द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है। और नोवम ऑर्गेनम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप थ्योरी, यानी कि जो आपका दैवीय उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, जो राजत्व का, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। जैसा कि आपको पता है, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा हम इंडियन हिस्ट्री में देख ले, तो जितने भी सल्तनत कालीन, जैसे बलबन के बाद जो भी शासक हुए उन्होंने अपने आप को क्या बोला है? जिल्ले-लाही बोला है, कहीं ना कहीं अपने आप को खुदा का नायब बोला है। यानी कि ये जो थ्योरी थी इसको हम बोलते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो इस आइडिया को इसने रिजेक्ट किया है और इसने लॉजिक की वकालत की है, तर्क की वकालत की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी के बाद हम, हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन? फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन किसको बोला गया है? तो फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन जो है ये इरास्मस को बोला गया है, फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन। और इनको मानवतावाद का राजकुमार बोला गया। और ये डच हैं, मानवतावाद का राजकुमार। मैंने आपको बताया मानवतावाद का जनक कौन था? पेट्रार्क। तो इसको इस तरह से रिवाइज करते चलिए, मानवतावाद का जनक कौन है, मानवतावाद का राजकुमार किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ रेनेसां? पुनर्जागरण के कारण क्या है इनमें से? इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म या राइज ऑफ मिडिल क्लास? तो इसमें से आपको बताने हैं क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण इतना प्रभावित हुआ, अस्तित्व में आया। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था कारण। क्यों था? क्योंकि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आता तो जो बाइबल का जो बाद में अनुवाद हुआ बहुत सारी भाषाओं में, इंग्लिश में हुआ,
या नहीं भी अगर अनुवाद हुआ तो वो जो बाइबल लिखी जाती थी वो पहले हाथ से लिखी जाती थी, और बहुत सारे लोग जो कॉमन पीपल थे वो उस बाइबल को कभी नहीं पढ़ पाते थे। अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद उसकी बहुत सारी प्रतिलिपियां बनने लगी। और प्रिंटिंग प्रेस किसने किया था इन्वेंट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। तो प्रिंटिंग प्रेस है जोहन गुटेनबर्ग, जोहन गुटेनबर्ग। और ये जो जोहन गुटेनबर्ग थे ये थे जर्मनी के, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और ये आविष्कार किया इन्होंने फ्रांस में था, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो पहला कारखाना लगाया छापने के लिए, जो कारखाना लगाया सबसे पहला, वो मेस सिटी ऑफ जर्मनी में लगाया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मेस सिटी ऑफ जर्मनी, यहाँ पे पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला इन्होंने। और सबसे पहली पुस्तक जिसका इन्होंने अनुवाद, जिसको इन्होंने छापा, पब्लिश किया, वो थी 31 लाइन्स इंडल्जेंस। 31 लाइन्स इंडल्जेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो 31 लाइन इंडल्जेंस है। और इसका दूसरा नाम है निकोलस 5। तो ये महत्वपूर्ण है, 31 लाइन्स इंडल्जेंस, निकोलस 5। प्रिंटिंग प्रेस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आता तो बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, और जो बाइबल की जो व्याख्या करते थे, जो पोप थे, जो चर्च के पादरी हुआ करते थे, जो बाइबल की वो व्याख्या करते थे, अभी तक लोग उसी को सत्य मानते थे। लेकिन जब कॉमन आदमी ने जब बाइबल पढ़नी शुरू करी तो उसको अपने आप सत्य का ज्ञान हो गया, और वो एक कारण माना जाता है पुनर्जागरण का। कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि जब इन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर लिया, टर्क्स ने जब इसको जीत लिया, तो जितना भी कॉन्टैक्ट था यूरोप का विद द ईस्ट, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है। और जो यूरोपियंस थे वो एनलाइटेंड पीपल ऑफ ईस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। Thousands of Greek scholars, philosophers and artists, they migrated from Constantinople to Italy। इसलिए इटली को इसीलिए जो जन्म हुआ है पुनर्जागरण का, ये माना जाता है इटली में हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो एक ऐसी जगह पे पड़ता है, अगर उसको कैप्चर कर लिया तो वहां पे, अब क्योंकि टर्क्स ने उसको कैप्चर किया तो वहां पे जितने भी विद्वान थे वो उस जगह को छोड़ के भागते हैं, और वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे तो इटली पहुंचते हैं, क्योंकि यूरोप में अगर आप देखें वर्ल्ड मैप में तो इटली जो है वो बहुत नीचे आता है। तो सबसे पहले वो लोग इटली जाते हैं, और जितने भी विद्वान जब वहां इटली पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस तरह का यहाँ पे सिचुएशन है, तो वहां पे पुनर्जागरण होना बहुत ज्यादा संभावित था, और इसीलिए पुनर्जागरण जो है वो इटली में होता है। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म भी एक कारण है, राइज ऑफ मिडिल क्लास भी एक कारण है। तो ये चारों के चारों इसके कारण है रेनेसा होने के। 7वां क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रेनेसा ऑन लिटरेचर, साहित्य के ऊपर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, इंडिपेंडेंट राइटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस लिमिटेशन, ग्रीक एंड लैटिन बिकेम मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस। तो डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस यानी कि जो स्थायी भाषा थी उसका विकास हुआ। जैसे आप देखेंगे आगे चल के बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे हम नाम अभी पढ़ेंगे, जेफरी चौसर, इन्होंने सैक्सनी भाषा में लिखना शुरू किया, और इसी तरह से टस्कनी भाषा में लिखा गया। तो जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थी उनका डेवलपमेंट होता है, जबकि अभी तक केवल ग्रीक और लैटिन ये दो भाषाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और इन्हीं का ही डेवलपमेंट हो रहा था। बट अब जो है स्थानीय भाषा है उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, सही बात है, पोएम्स लिखी गई, एसेज लिखे गए, ड्रामास लिखे गए, नॉवेल्स लिखी गई, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग है। इसके बाद इंडिपेंडेंट राइटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस लिमिटेशन, मतलब जो धार्मिक प्रभाव था, जो जितने भी लेखक थे वो धार्मिक प्रभाव से मुक्त हो गए। हाँ तो सही बात है, धार्मिक प्रभाव से मुक्त होंगे तभी तो ये सब इतनी सारी चीजें लिख पाएंगे, वरना ये तो धर्म के ऊपर ही लिखते रहेंगे, ये भी सही है। ग्रीक एंड लैटिन बिकेम मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस, गलत, क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्थानीय भाषा का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, स्थानीय भाषा का यहाँ पे विकास होता है, और जो ग्रीक और लैटिन थे वो पहले पॉपुलर हुआ करते थे रेनेसा के, और रेनेसा के समय में इस दोनों लैंग्वेज ने अपना जो इफेक्ट था वो खो दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इटलीज पोएम, इटली में जो पोएम हुई, जो पोएम बनी उस समय रेनेसा टाइम में, उसके जनक कौन थे? तो दोस्तों उसके जनक थे दांते, और दांते ने एक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, डिवाइन कॉमेडी, और आपने सुनी भी होगी, इसका नाम सुना होगा आपने, डिवाइन कॉमेडी, ये दांते की पुस्तक है। इसके अलावा इरास्मस के बारे में आपको बता चुका हूँ, लॉरेंजो वाला ये महत्वपूर्ण है, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। अब ये कुछ राइटर्स हैं एक तरफ और उनके कुछ वर्क हैं, इनको हमको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दांते, पेट्रार्क, लोरेंजो वाला और पिको डेला। तो पिको डेला ने कौन सी लिखी है?
इन सबको हमको मैच करना है। फैमिलियर लेटर्स, डिवाइन कॉमेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइन कॉमेडी डांटे की है, तो ए के नीचे 2 लगा देंगे हम। और लॉरेंजो वाला की है डेस्क्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, पिको डेला की है ओरेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, और पेट्रार्क की है फैमिलियर लेटर्स। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बनेगा ए के नीचे 2, बी के नीचे 1, सी के नीचे 4 और डी के नीचे 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु रोट डिस्कोर्सेस ऑन लिवी? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किसकी प्रमुख रचना है? तो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी रचना है मैकियावेली की। हालांकि ये जो मैंने क्वेश्चन डाला जानबूझ के डाला है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी बहुत जल्दी पूछते नहीं एग्जाम में, इसलिए हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है जिसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है द प्रिंस। द प्रिंस, और ये जो द प्रिंस है ये है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। स्टेट क्राफ्ट यानी कि जो राज प्रशासन है उसको कैसे चलाया जाए उसके ऊपर है। और मैकियावेली को, एक्चुअली मैकियावेली को तो नहीं, जो कौटिल्य हैं उनको बोला जाता है कि इंडियन मैकियावेली, जबकि मैकियावेली का जो जन्म है वो कौटिल्य से करीब 1800 साल के बाद होता है, लेकिन फिर भी कौटिल्य को बोला जाता है इंडियन मैकियावेली, तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्रिंस की तुलना की जाती है हमेशा अर्थशास्त्र से। हालांकि द प्रिंस में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र बहुत वाइड, एकदम मतलब बहुत ज्यादा ही ब्रॉड वे में लिखी गई है। इसके अलावा इनकी जो एक और पुस्तक आती है मैकियावेली की, वो आती है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और आर्ट ऑफ वॉर। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी हो गई, द प्रिंस मैंने आपको बता दिया, और एक और है ला मैंड्रागोला। ला मैंड्रागोला, ये भी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएम? अभी हमने इटलीज पोएम देखा था, दांते। इसी तरह से इंग्लिश पोएम के जनक माने जाते हैं जेफरी चौसर। जेफरी चौसर की बहुत सारी प्रमुख रचनाएं, मैंने जैसे आपको बताया, ये सैक्सनी भाषा में लिखते थे, ये इंपॉर्टेंट है, सैक्सनी भाषा में लिखते थे। और जो दांते थे, दांते भी जो लिखते थे वो एक स्थानीय भाषा में लिखते थे, और वो थी टस्कनी। तो सैक्सनी, टस्कनी, ये इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि जो स्थानीय भाषा थी उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग का है। राइटर्स हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वर्क है उनके। मॉन्टेन, थॉमस मूर, एडवर्ड स्पेंसर, मार्सिलियो। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो राइटर हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो मॉन्टेन जो है ये आपके फ्रेंच हैं। जेफरी चौसर मैं आपको बता चुका हूँ जैसे इंग्लैंड के थे। और इसके अलावा जो और हैं जैसे थॉमस मूर है, थॉमस मूर भी इंग्लैंड के हैं। अभी देख लेते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो जो मॉन्टेन हैं ये जाने जाते हैं एसेज ऑन सैडनेस एंड सॉरो। थॉमस मूर की है यूटोपिया। एडवर्ड स्पेंसर की है फेरी क्वीन। और मार्सिलियो की डिफेंडर ऑफ पीस। तो मार्सिलियो की जो पुस्तक है डिफेंडर ऑफ पीस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें इन्होंने पोप को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है चर्च के पादरियों की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है डिफेंडर ऑफ पीस। और इनको जो मॉन्टेन है इनको वोल्टेयर का पूर्वगामी बोला जाता है, प्रेडिसेसर बोला जाता है। वोल्टेयर्स प्रेडिसेसर कौन है? तो ये है आपके, सॉरी मॉन्टेन है, मार्सिलियो नहीं, गलती से लगा दिए, मार्सिलियो नहीं है, मॉन्टेन है। मॉन्टेन को वोल्टेयर्स का प्रेडिसेसर बोला जाता है। डिफेंडर ऑफ पीस लिखी है मार्सिलियो ने, उसमें उन्होंने पोप की आलोचना की है। जो यूटोपिया है ये लैटिन लैंग्वेज में है, यूटोपिया लैटिन लैंग्वेज में है। और यूटोपिया में एक कल्पनात्मक आदर्श राज्य की व्याख्या की गई है कि किस तरह से एक राज्य होना चाहिए, उसकी कल्पना की है कि किस तरह से एक आइडियल स्टेट होना चाहिए। इसके अलावा थॉमस मूर ने लिखी है एपोलॉजी और डायलॉग लिखी है। इनको डेथ पनिशमेंट दिया गया था। आप देखेंगे जितने भी पुनर्जागरण के बहुत सारे विद्वान थे उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। और हम अगले अपने लेक्चर में जब हम देखेंगे कि किस तरह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलता है तो उसमें इन सबकी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट अ फीचर ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग रेनेसां? चित्रकारी की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी पुनर्जागरण के समय? रियलिटी एंड नेचुरलिज्म रिप्लेस्ड आइडियलिस्टिक एंड इमेजिनेशन, यानी कि जो कल्पना थी उसके स्थान पे नेचुरलिज्म आ गया, रियलिटी आ गई, वास्तविकता आ गई। यूज ऑफ ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर्स, चमक और आकर्षित रंगों का इस्तेमाल होने लग गया। फ्री ऑफ रिलीजियस लिमिटेशन, ये आप हर जगह देखेंगे, फ्री ऑफ लिमिटेशन, जो रिलीजियस लिमिटेशन है, ये जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी डेवलप हुआ रेनेसां समय में
उसमें आपको रिलीजियस लिमिटेशंस नहीं दिखेंगी। हाईली स्टाइलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म वर्क, तो यूनिफॉर्म वर्क तो हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म वर्क इसलिए नहीं हो सकता, अगर रिलीजियस लिमिटेशन होती तो जरूर आप देखते कि एक यूनिफॉर्म वर्क होता, एक एकदम सब में समरूपता होती। लेकिन सब क्योंकि अपनी अलग अलग कला को विकसित कर रहे हैं, अपने अलग अलग स्टाइल को लिख रहे हैं, अपने अलग अलग तरीके से चित्रकारी कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड लास्ट जजमेंट ऑन सिस्टाइन चैपल ड्यूरिंग रेनेसा? रेनेसा के समय में, पुनर्जागरण के समय में, ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये किसने बनाई है? लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, गीटो या फिर राफेल उर्बिनो? तो ये बनाई है जो पेंटिंग है, ये माइकल एंजेलो ने बनाई है। और आपको लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग एक पता ही होगी, मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना इजी क्वेश्चन तो किसी एग्जाम में शायद आएगा नहीं, लेकिन मोनालिसा के अलावा इंपॉर्टेंट है लास्ट सपर। लास्ट सपर जो पेंटिंग है ये भी लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है। और इसके अलावा इन्होंने बनाई है वर्जिन ऑफ रॉक्स, वर्जिन ऑफ सेंट एन। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सॉरी जो पेंटिंग्स हैं, इनके पेंटर्स याद होने चाहिए। माइकल एंजेलो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन आता है कि जो चित्र हैं वो हाथ से नहीं बल्कि मस्तिष्क से बनाए जाते हैं। तो ये आपसे कई बार कथन पूछ सकते हैं, किसी एग्जाम में पूछ लें। इसके अलावा इन्होंने क्रिएशन ऑफ गॉड एंड एडम बनाया है। पिएटा में एक मूर्ति भी बनाई है, मार्बल की मूर्ति है, तो वो चित्रकारी नहीं, वो खैर स्कल्पचर की बात हो जाती है। राफेल उर्बिनो जो थे, ये बच्चों के प्रति मातृ प्रेम को चित्रित करने के लिए बहुत ज्यादा विख्यात थे। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है वो है सिस्टाइन मैडोना। सिस्टाइन मैडोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द फर्स्ट नेकेड स्कल्पचर ऑफ इजराइल वॉरियर डेविड स्टैंडिंग ऑन फिलिस्तीन्स गोलियत ड्यूरिंग रेनेसा? पुनर्जागरण के दौरान किसने इजराइल का जो योद्धा था डेविड, उसकी एक नग्न मूर्ति पहली बार बनाई, जो कि फिलिस्तीन के गोलियात के ऊपर खड़ा है? तो ये थे डोनाटेलो। डोनाटेलो ने एक ऐसी नेकेड बनाई थी, और ये जो स्कल्पचर था, ये जो मूर्ति थी, ये ब्रॉन्ज की थी। तो एग्जाम्पल में आपसे पूछेंगे ब्रॉन्ज की थी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइकल एंजेलो ने भी सेम एक मूर्ति बनाई है डेविड की। डेविड का स्कल्पचर माइकल एंजेलो ने भी बनाया है, लेकिन ये बनाया है इन्होंने मार्बल पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। स्कल्पचर दोनों ने बनाया है, इसलिए क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है। नेकेड जो नग्न मूर्ति थी पहली, वो डोनाटेलो ने बनाई है। मार्बल पे जो डेविड की मूर्ति है वो बनाई है माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट प्रेज ऑफ फॉली ड्यूरिंग रेनेसा? रोट लिखना भूल गया इसमें, आप नोट डाउन कर लीजिए। किसने प्रेज ऑफ फॉली नामक एक रचना लिखी पुनर्जागरण के समय? इरास्मस, थॉमस मूर, एडवर्ड स्पेंसर या फिर क्रिस्टोफर मार्लो? तो प्रेज ऑफ फॉली लिखी है एडवर्ड स्पेंसर ने, सॉरी इरास्मस ने। और इरास्मस जैसे मैंने आपको बताया डच थे। और एडवर्ड स्पेंसर की इंपॉर्टेंट किताब आपको बता दी मैंने, फेरी क्वीन। इसी तरह से क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो को जनक बोला जाता है ड्रामास का, इंग्लिश ड्रामास का। और इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कि द ज्यू ऑफ माल्टा, ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार। द ज्यू ऑफ माल्टा ये पूछा जाता है। एडवर्ड टू, एक और प्रमुख इनकी एक रचना है एडवर्ड टू, एडवर्ड द्वितीय। क्वीन ऑफ कार्थेज, क्वीन ऑफ कार्थेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनकी एक रचना है। तो क्रिस्टोफर मार्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और थॉमस मूर, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, यूटोपिया, एपोलॉजी और डायलॉग लिखा था। एडवर्ड स्पेंसर की मैंने बताई आपको, फेरी क्वीन। इसके अलावा इनकी एक और रचना है एडवर्ड स्पेंसर की, इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस है। द शेपर्ड, शेपर्ड्स है इनकी, शेपर्ड्स गडरिये जो होते हैं वो है। राइम एंड रीजन, एक और इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप, राइम एंड रीजन। राइम एंड रीजन पूछा जा सकता है एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं गया है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच लिटरेचर टेक्स्ट रिटन ड्यूरिंग रेनेसा टॉक्स अबाउट ब्लैक डेथ? पुनर्जागरण के समय किस रचना में हमको ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है? तो वो रचना है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन जो है ये लिखी किसने है? ये लिखी है पेट्रार्क ने। पेट्रार्क, पेट्रार्क जिनको बोला जाता है मानवतावाद का जनक। तो इस तरह से अगर आप क्या रिवाइज करते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप। पेट्रार्क ने लिखी डेकामेरॉन। पेट्रार्क को बोला जाता है मानवतावाद का मानवतावाद का जनक, और इन्होंने लिखी है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन में एक्चुअली क्या है, 100 स्टोरीज है। और उस समय जैसे आपको पता है कि प्लेग काफी ज्यादा फैल रहा था यूरोप में, तो ये प्लेग के ऊपर इसमें जिक्र मिलता है। और ये एक तरह से कॉमेडी है,
हास्य है, कॉमेडी तो नहीं कहेंगे, सटल सटायर है, हास्यात्मक है और मानव स्वभाव के विभत्स रूप को ये दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? जॉन वाइक्लिफ, थॉमस मूर, थॉमस नॉर्टन, किंग एल्फ्रेड। तो ये पहला जो किया था अनुवाद, ये किया था जॉन वाइक्लिफ ने। नेक्स्ट, जॉन वाइक्लिफ के ऊपर हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जब हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ से रिफॉर्मेशन के बारे में, आप बस नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगनिंग ऑफ रेनेसा में बी ट्रेस्ड टू विच सिटी? अभी वैसे मैंने आपको बताया कि जो रेनेसा है इसका जन्म होता है इटली में। अब यहाँ पे इटली की दो सिटीज दी हैं, एक वेनिस है, एक फ्लोरेंस है। तो अगर आप इटली का मैप देखेंगे तो आपको फ्लोरेंस सबसे नीचे दिखेगा, साउथ में दिखेगा, और वहीं से इसका जन्म होता है। जितने भी आपने अभी तक नाम पढ़े, चाहे वो लियोनार्डो डा विंची हो, माइकल एंजेलो हो, ये सारे फ्लोरेंस निवासी थे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रेनेसा आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और राइटर? तो रेनेसा में पुनर्जागरण के समय में बहुत सारे आपके लेखक हुए हैं, मूर्तिकार हुए हैं और कलाविद हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो इस तरह का कोई भी जिसका पेशा नहीं था, जो ये इससे कोई काम नहीं करता था? लियोनार्डो डा विंची थे, आप पहले ही देख चुके हैं, उनकी रचनाएं मैंने बताई आपको। राफेल उर्बिनो भी थे, पेंटर थे। इसके अलावा माइकल एंजेलो बता दिया मैंने आपको, डोनाटेलो बता दिया। लोरेंजो डी मेडिसी जो थे, ये एक पॉलिटिशियन थे। तो इनका इस तरह से कला के साथ कोई भी संबंध नहीं था। हालांकि कला के साथ इनका संबंध था, ये प्रश्रयदाता थे, कलाकारों को ये आश्रय देते थे, कलाकारों के पैट्रनेज थे, आप बोल सकते हैं ये पैट्रनेज थे ऑफ आर्टिस्ट। बट इन्होंने खुद की कोई भी ऐसी कृति नहीं बनाई है, कोई भी इनका क्रिएशन नहीं है। तो इसलिए इस श्रेणी में हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और वेट कीजिए मेरे अगले लेक्चर का, बहुत ही जल्दी आएगा विश्व इतिहास के ऊपर। अगेन हम एक MCQ लेक्चर लाएंगे जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे।